भारत में अंग्रेजी हुकूमत का एक ऐसा दौर गुजरा है जहां पर सारे भारतवासियों को हद से ज़्यादा कष्ट उठाने पड़े। इस समय अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचारों से तंग आकर देशवासियों ने क्रांति की, सत्याग्रह किए और कई बलिदानों के बाद देश को आज़ादी मिल सकी। अंग्रेजी हुकूमत के चले जाने के बाद देशवासियों को इस बात की पूरी खुशी थी कि अब भारत में लोकतंत्र आ चुका है और यहाँ अब किसी भी नेता का तानाशाही रवैया सहा नहीं जाएगा। जय हिंद। आपके साथ मैं प्रदीप पाल और आप देख रहे हैं अमेजिंग भारत। किंतु लोगों का ये सपना जल्द ही टूट गया। तारीख थी 25 जून सन 1975। इस दिन भारत में तत्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारतीय लोकतंत्र की मान्यताओं का हनन करते हुए आपातकाल की घोषणा की। यह दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक काला कलंकित दिन की तरह आया था। यह आपातकाल जितने दिनों तक रहा, भारतीय लोकतंत्र की मूल्य की धज्जियां उड़ती रहीं। सरकार के विरोध में बोलने वाले लोगों को सरकार की पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कराती रही। कई जन आंदोलनकारियों को बुरी तरह पीटा गया। इस तरह से देश को हर तबके के लोगों को दबाने की कोशिश की गई। आइए जानते हैं कि दरअसल आपातकाल है क्या। आपातकाल भारतीय संविधान में एक ऐसा प्रावधान है जिसका प्रयोग तब किया जाता है जब देश की किसी आंतरिक भय अथवा आर्थिक रूप से किसी तरह के खतरे की आशंका होती है। अतः यह 3 ऐसी स्थितियां हैं जब भारत सरकार इमरजेंसी लागू कर सकती है। भारत विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र है। इसके संविधान के निर्माण में विश्व भर के कई देशों के संविधान शोध किए गए हैं। भारतीय संविधान में आपातकाल की चर्चा संविधान के 18वें हिस्से में यानी आर्टिकल 352 से 360 के बीच की गई है। भारतीय संविधान में ये प्रावधान वेइमार संविधान 1919-1933 से लिया गया है। वेइमार रिपब्लिक जर्मनी को कहा जाता है। आइए अब जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार आपातकाल की आवश्यकता कब होती है। संविधान के निर्माताओं ने इस तरह की आपातकाल स्थिति की कल्पना कि यदि कभी देश पर ऐसा संकट आए जिससे राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा खतरे में हो, तो इस समय के लिए कुछ ऐसे प्रावधान बनाने पड़ेंगे जिसके अनुसार केंद्र सरकार के हाथ बंधे ना हों और वह बिना किसी रोक टोक के गंभीर निर्णय ले सके। उदाहरण के तौर पर यदि कोई पड़ोसी देश हम पर हमला करता है तो हमारी सरकार को संसद में जवाबी हमले के लिए किसी तरह के बिल पास ना करवानी पड़े। चूँकि हमारे देश में संसदीय लोकतंत्र है तो हमारे देश को किसी अन्य देश से लड़ने के लिए पहले संसद में बिल पास कराना होता है। किंतु कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमला अचानक हो और हमें किसी तरह की औपचारिक यानी क्रियाकलापों को निपटाने का मौका ना मिले। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार के पास इस प्रावधान के तहत अधिक शक्तियां आ जाती हैं और केंद्र सरकार अपनी मर्जी के अनुसार निर्णय लेने में समर्थ हो जाती है। केंद्र सरकार को यह शक्तियाँ इस आपातकालीन स्थिति से देश को निकालने के लिए प्राप्त होती हैं। भारत में आपातकाल के कितने प्रकार होते हैं? संविधान में आपातकाल के 3 प्रकारों का जिक्र किया गया है। आइए जानते हैं वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं। नेशनल इमरजेंसी, इसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 352 में किया गया है। ये इमरजेंसी पूरे देश में लागू होती है। यह मुख्यतः 3 परिस्थितियों में लागू की जा सकती है। ये 3 परिस्थितियाँ यदि किसी अन्य देश के साथ युद्ध हो रहा हो, बाहर से किसी नॉन रिएक्ट एक्टर यदि हम पर हमला कर दे। भारतीय संविधान में इस घटना के लिए एक्सटर्नल अग्रेशन शब्द का प्रयोग किया गया है। यदि देश के अंदर ही किसी हथियारबंद संस्था द्वारा भारत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल देती है। भारतीय संविधान में पहले इस स्थिति को इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम से परिभाषित किया गया था, किंतु बाद में इसे बदलकर आर्म्ड रिवेलियन कर दिया गया। यह परिवर्तन सन 1978 में किया गया था। आर्थिक आपातकाल, इसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 360 में किया गया है। ये भारत में तभी लागू किया जा सकता है जब भारत की आर्थिक स्थिरता किसी रूप से खतरे में आ जाती है। अतः यदि किसी स्थिति में भारत की आर्थिक नीतियां पूरी तरह से असफल हो जाती हैं तो ये इमरजेंसी भारत सरकार द्वारा लागू की जा सकती है। उपरोक्त तीनों स्थितियों के उपरोक्ति भी यदि सरकार को कभी ऐसा लगता है कि ऐसी स्थितियों के आने की संभावना है तो सरकार इस स्थिति में नेशनल इमरजेंसी लागू कर सकती है। आइए अब जानते हैं कि भारत में आपातकाल का प्रयोग कब कब किया गया है। भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया है। इन तीनों आपातकाल का समय निम्नलिखित है। वर्ष 1962 से वर्ष 1968 तक, जिस दौरान भारत पाकिस्तान और भारत चीन युद्ध हुए। इस समय भारत की आर्थिक स्थितियां बहुत खराब हुई। वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान की लड़ाई के समय भी पुनः इस इमरजेंसी को लागू किया गया।
वर्ष 1975 में इंदिरा गांधी ने इंटरनल डिस्टर्बेंस का कारण बताकर पूरे भारत में इमरजेंसी लागू कराई। ये इमरजेंसी बहुत अधिक प्रभावशाली थी, जिसके अंतर्गत सरकार ने आम लोगों की आवाज़ को दबाने का खूब प्रयास किया। आइए इसके विस्तृत रूप को जानते हैं। आपातकाल की प्रक्रिया आखिर होती क्या है? भारत में इमरजेंसी सिर्फ भारत के राष्ट्रपति लागू कर सकते हैं, किंतु इसके लिए उन्हें यूनियन कैबिनेट द्वारा लिखित में सिफारिश की आवश्यकता होती है। हालांकि सन 1975 में ऐसा नहीं हुआ था और उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मौखिक तौर पर घोषणा करके देश में आपातकाल लागू किया था। इस इमरजेंसी की घोषणा संसद के दोनों सदनों में इसके लागू होने के 1 महीने के अंदर अप्रूव कराने की आवश्यकता होती है। यदि दोनों सदनों द्वारा यह अप्रूव्ड हो जाता है तो यह आपातकाल लगातार 6 महीने तक जारी रहता है और इसे अगले 6 महीने के लिए लागू कराने के लिए पुनः दोनों सदनों में बिल पास कराना होता है। इस आपातकाल की समय सीमा बढ़ाने के लिए संसद के किसी एक सदन में स्पेशल मेजॉरिटी के तहत बिल पास कराना होगा। स्पेशल मेजॉरिटी के अंतर्गत संसद में मौजूद वोट कर रहे सदस्यों का 2/3 हिस्सा हक में होना चाहिए। यह बात जानना बहुत अहम है कि आपातकाल की समाप्ति कब और कौन कर सकता है। आपातकाल की समाप्ति भारत के राष्ट्रपति किसी भी समय कर सकते हैं। विशेष बात यह है कि इसकी समाप्ति की घोषणा के लिए राष्ट्रपति को किसी भी तरह की संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। हालांकि राष्ट्रपति को अपनी ये घोषणा वापस लेनी भी पड़ सकती है जब लोकसभा में एक आम बहुमत के साथ इस बात की पुष्टि हो जाए कि देश में आपातकाल की आवश्यकता है। भारत में वर्ष 1975 के आपातकाल की मुख्य बातें कौन कौन सी थीं, आइए समझते हैं। वर्ष 1975 का आपातकाल भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास का वह काला दिवस माना जाता है। जैसा कि इस आपातकाल के पीछे भारत की तत्कालिक प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इंटरनल डिस्टर्बेंस का हवाला दिया था और इसी हवाले पर यह इमरजेंसी 21 मार्च 1977 तक चली। यह इंदिरा गांधी के जीवन काल में लिया गया सबसे बड़ा फैसला था। इस इमरजेंसी के दौरान सभी तरह के लोकतांत्रिक चुनावों को निलंबित कर दिया गया था तथा आम नागरिकों की स्वतंत्रता में भी कई तरह से रोक लगा दिए गए। इंदिरा गांधी के अधिकतर विरोधियों को जेल में डाल दिया गया और भारतीय मीडिया तथा प्रेस को सेंसर कर दिया गया। आइए जानते हैं इसका पूरा विवरण। राजनीतिक और अशांति। वर्ष 1973 से 75 इंदिरा गांधी के खिलाफ पूरे भारत में अशांति बढ़ने लगी थी। इंदिरा गांधी की सरकार का कई तरह से विरोध किया जा रहा था। इस समय का सबसे बड़ा आंदोलन में एक था गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन। यह आंदोलन वर्ष 1973 से 74 के बीच रहा। यहाँ की राज्य शिक्षा व्यवस्था इस दौरान पूरी तरह से चरमरा गई थी और विद्यार्थियों के आंदोलन की वजह से राज्य सरकार को केंद्र में मिला दिया गया। वर्ष 1974 के मार्च अप्रैल महीने में होने वाले बिहार छात्र संघर्ष समिति को जयप्रकाश नारायण का समर्थन प्राप्त हुआ और इस नेतृत्व में बिहार सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन हुआ। इस समय जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का ऐलान किया, जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों, किसानों और मजदूरों को एक साथ लाया गया। इस आंदोलन का उद्देश्य ये था कि सभी लोग पूरी तरह से अहिंसात्मक तरीके से अपनी मांगें सरकार के सामने रखें। इसी समय रेलवे कर्मचारी यूनियन ने पूरे देश भर में रेलवे की हड़ताल कर दी। इस हड़ताल को इंदिरा गांधी द्वारा बहुत निर्मम तरीके से दबाया गया। इस दौरान कई रेलवे कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया तथा उनके परिवार वालों को रेलवे क्वार्टरों से बाहर निकाल दिया गया। सरकार को अपने इस कुकृत्य की वजह से काफ़ी आलोचना झेलनी पड़ी। सरकार को इसके लिए संसद में काफ़ी आलोचना भी झेलनी पड़ी थी। आइए जानते हैं कि आखिर तत्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल का क्या कारण बताया था। सरकार ने सभी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी को इस बात के लिए सावधान कर दिया था कि पाकिस्तान से युद्ध होने वाला है। इस युद्ध के आंतरिक सरकार के सामने जो तत्कालिक समस्या थी वह था सूखा और सन 1900 तेल का संकट। इन संकटों से जूझते हुए भारत की अर्थव्यवस्था काफ़ी खराब हो गई थी। सरकार का कहना था कि देश के अंदर हो रहे हड़ताल और प्रतिवाद ने सरकार को कार्य करने में पूरी तरह से अक्षम बना दिया है, जिस वजह से भारत की व्यवस्था खराब होती जा रही थी। इस समय इंदिरा गांधी को उनके कुछ ईमानदार नेताओं तथा अपने बेटे संजय गांधी, जिनकी शक्ति इस समय राजनीतिक रूप से बहुत अधिक बढ़ गई थी, इनके सलाह को मानना सही समझा। इस समय पश्चिम बंगाल के तत्कालिक मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर राय ने भी इंदिरा गांधी को देश भर में आंतरिक आपातकाल लागू करने की सलाह दी। इन्होंने इस पत्र में इस बात की चर्चा की कि भारत में आंतरिक रूप से बहुत अधिक अराजकता फैल गई है और भारत सरकार को काम करने में कठिनाइयाँ हो रही हैं। इस तरह से सिद्धार्थ शंकर राय ने ये दिखाया कि किस तरह संविधान के दायरे में रहकर भी लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन किया जा सकता है।
आपातकाल लगाया गया तो जाहिर सी बात है कि इस दौरान शासन ने प्रबंध क्या क्या किए, इसको भी जान लेते हैं। इंदिरा गांधी ने 20 पॉइंट इकोनॉमिक प्रोग्राम को तैयार किया, जिसका उद्देश्य देश के कृषि और औद्योगिक विकास को प्रगति देना था। इसी के साथ सरकार गरीब और अशिक्षा से भी लड़ना चाहती थी, किंतु इन सब के पीछे सरकार का अनुशासन असहनीय था और इसे डिसिप्लिन ऑफ द ग्रोवाइड कहा गया। इमरजेंसी के दौरान ये ऐलान किया गया कि सभी ट्रेनें समय पर चलेंगी और सारे कर्मचारी अपने काम पर आसानी से जा सकेंगे और काम कर सकेंगे। सरकारी कार्यालयों में उनके कार्यों का लेखा जोखा पहले की ही तरह रहेगा। इस 20 पॉइंट्स के अलावा संजय गांधी ने भी 5 और पॉइंट्स का वर्णन किया। इन 5 पॉइंट्स की सहायता से संजय गांधी ने देश में शिक्षा, परिवार नियोजन योजना, वृक्षारोपण, जातिवाद की समाप्ति और दहेज प्रथा को समाप्त करना चाहते थे। कालांतर में इमरजेंसी के दौरान इन दोनों प्रोग्राम को एक साथ करके 25 पॉइंट प्रोग्राम बनाया गया। आपातकाल के दौरान गिरफ्तारियों की भी खूब जम के हुई थी। भारतीय संविधान के 352 आर्टिकल के अंतर्गत इंदिरा गांधी ने स्वयं को सरकार में रखते हुए कई असाधारण संवैधानिक शक्तियां प्राप्त की। इन संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग इंदिरा गांधी ने अपने विपक्ष तथा आम लोगों के विरोध को दबाने के लिए किया। सरकार ने पूरे देश भर में पुलिस और आर्मी लगा दी और सरकार के निर्णयों का विरोध करने वाले लोगों को गिरफ्तार करना शुरू किया। इस समय कई नेता जैसे विजय राजे सिंधिया, जयप्रकाश नारायण, राजनारायण, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, जीवत राम, कृपाली, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, अरुण जेटली, सत्येंद्र नारायण सिन्हा, गायत्री देवी के साथ 8 कई अन्य तत्कालिक जननेताओं को गिरफ्तार किया गया था। इस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जमात इस्लामी जैसी संस्थाओं पर सरकार द्वारा बैन लगा दिया गया था। इस समय के कई कम्युनिटी नेताओं को भी अरेस्ट किया गया। मोहन धारिया और चंद्रशेखर जैसे कांग्रेसी नेताओं ने भी सरकार के इस फैसले के विरोध में सरकार को अपना इस्तीफा दिया और कांग्रेस पार्टी से भी हट गए। इन नेताओं को भी बाद में अरेस्ट कर लिया गया। तमिलनाडु के करुणानिधि सरकार गिरा दी गई और उनकी पार्टी के कई नेताओं को जेल में डाल दिया गया। इन लोगों को मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। इस समय विपक्षों की स्थिति बहुत खराब हो चली थी। कई राज्य सरकार और चुनावों को रद्द कर दिया गया था। तत्कालिक सरकार के पास 2/3 की बहुमत यानी स्पेशल मेजॉरिटी थी, अतः तत्कालिक कांग्रेस सरकार देश के लिए नया कानून लिख सकती थी। इस समय जब इंदिरा गांधी को यह लगा कि तत्कालिक कानून व्यवस्था बहुत धीमी है, तब उन्होंने राष्ट्रपति के लिए ऐसे विधेयक को चुना जिससे होने से वे अपने मन मुताबिक कार्य कर सकती हैं। इस तरह इंदिरा गांधी रूल वर्ड डिक्री के अनुसार अपना शासन चलाती थीं। जस्टिस खन्ना ने अपनी किताब मेकिंग ऑफ इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि कोई एक संविधान केवल पन्ने पर लिखा गया नियम नहीं है, बल्कि ये आम लोगों के जीवन यापन का तरीका है। आपातकाल के समय में जबरन नसबंदी एक बड़ा मुद्दा था। सितंबर 1976 में संजय गांधी ने देश भर में अनिवार्य नसबंदी का आदेश दिया। इस नसबंदी के पीछे सरकार की मंशा देश की आबादी को नियंत्रित करना था। इसके अंतर्गत लोगों की इच्छा के विरुद्ध नसबंदी कराई गई। वर्ष 1976 से 77 के समय करीब 8.3 मिलियन नसबंदियाँ कराई गईं। इस समय सरकार के इस फैसले से कई आम लोगों की दैनिक जीवन तक भी प्रभावित हुआ। कई लोगों को इस नसबंदी से इन्फेक्शन हुआ और वे एक समय तक कार्य करने तथा जीविका उपार्जन करने में असमर्थ रहे। हवा सिंह नाम के एक जीवान विदुर को भी इस जबरदस्ती प्रक्रिया के अंतर्गत लाया गया और इन्फेक्शन की वजह से उसकी मौत हो गई थी। इमरजेंसी के समय सरकार के विरुद्ध आलोचना किए जाने के निम्नलिखित कारण थे, आइए इनको भी समझते हैं। बिना किसी चार्ज के आम लोगों को पुलिस द्वारा जांच पड़ताल, कई आम तथा निजी मीडिया का सरकारी प्रचार प्रसार के लिए प्रयोग किया गया। इमरजेंसी के दौरान संजय गांधी ने किशोर कुमार को कांग्रेस पार्टी की बॉम्बे रैली के लिए गाना गाने को कहा था, किंतु किशोर कुमार ने इसे इनकार कर दिया था। इस पर तत्कालिक ब्रॉडकास्टिंग मंत्री विद्याचरण शुक्ल ने किशोर कुमार के गाने का दूरदर्शन तथा टीवी पर आने पर औपचारिक बैन लगा दिया था। यह बैन 4 मई 1976 से लेकर इमरजेंसी के अंतिम दिनों तक चला। आपातकाल के समय जामा मस्जिद तथा पुरानी दिल्ली के तुर्कमैन गेट के आसपास सभी झोपड़पट्टियों को हटा दिया गया। इस समय कई किताबें और फिल्मों पर भी बैन लगाया गया था। आपातकाल के बाद भारत में सन 1977 का चुनाव जनवरी 1977 में इंदिरा गांधी ने फिर से चुनाव की घोषणा की और सभी आंदोलनकारियों को जेल से रिहा कर दिया गया। इस समय कांग्रेस की सबसे बड़ी विपक्षी जनता आंदोलन ने लोगों से अपील की
भारतवासियों के लिए लोकतंत्र और तानाशाह के बीच किसी एक को चुनने का आखिरी मौका होगा। लोकसभा के दौरान इंदिरा गांधी और संजय गांधी दोनों ने अपनी लोकसभा सीट गंवा दी। इसी तरह बिहार और उत्तर प्रदेश में भी सभी कांग्रेसी नेताओं को हार मिली। कांग्रेस को इस चुनाव में सिर्फ 153 सीट ही प्राप्त हुई, जिसमें से 92 सीटें दक्षिण भारत के 4 राज्यों की थीं। इस चुनाव में जनता पार्टी को कुल 298 सीटें प्राप्त हुई। इस समय भारत को उसका पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री प्राप्त हुआ। ये प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। इस समय उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिल पाई थी, जबकि उत्तर प्रदेश को कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। दरअसल राष्ट्रपति शासन स्टेट इमरजेंसी का वर्णन संविधान के आर्टिकल 356 में किया गया है। यह तब से लेकर आज तक हम सब भारतवासी 25 जून को भारतीय संविधान का काला दिवस के रूप में मानते हैं। वीडियो कैसे लगी आपको ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही रोचक खबरों के लिए आप देखते रहिए अमेजिंग भारत। जय हिंद।